हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टच फॉर कैरियर। बेटा आज हम लोग कैश फ्लो को एक ही वीडियो में समेट करके लाए हैं। जी हाँ, पूरा का पूरा कैश फ्लो का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर इस वीडियो में खत्म करेंगे, पूरा रिवीजन करेंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने कैश फ्लो को किया है लेकिन अभी रिवीजन की जरूरत है, और उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल होने वाला है जिनको कैश फ्लो समझ में ही नहीं आया। करने की कोशिश तो की थी लेकिन वो समझ में नहीं आया। आज वो चीज हम लोग समझ लेंगे और मेक श्योर कि आप इस वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि अगर आप आज इस वीडियो को स्किप करने का रिस्क ले रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप अपने कैश फ्लो के मार्क्स के साथ कॉम्प्रोमाइज करने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से एक एक चीज को देखो बेटा, इस वीडियो को पूरा देखना, बीच में कोई भी चीज जल्दबाजी में स्किप मत करना। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आपको इस वीडियो में, पूरा का पूरा चैप्टर कराने का वादा है मेरा, और लास्ट में हम इसका एक फुल प्रूफ क्वेश्चन भी करके देखेंगे प्रैक्टिकली। तो यहां पर हम लोग कंप्लीट प्रिपरेशन करने वाले हैं कैश फ्लो की। तो चलो ज्यादा टाइम नहीं है, ज्यादा बर्बाद नहीं करेंगे टाइम, और स्ट्रेट अवे हम लोग अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, कैश फ्लो। देखो कैश फ्लो के इनडायरेक्ट मेथड को ही हमें डिस्कस करना है जो कि हमारे 12th क्लास के सिलेबस में है। इसके अलावा एक अदर मेथड होता है डायरेक्ट, अभी हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो होता क्या है कैश फ्लो, हमें कैश फ्लो की स्टेटमेंट क्यों प्रिपेयर करनी पड़ती है, ये एक समझना जरूरी है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपका कुछ चाहे एक ही नंबर का या 2 नंबर का ही सही, लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ रहा है तो यहां पर हम लोग किसी भी क्वेश्चन पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले, हर एक चीज को लेकर के चलेंगे, चाहे वो प्रैक्टिकल हो चाहे वो थ्योरी हो। देखो कैश फ्लो को प्रिपेयर करने का क्या रीजन होता है। कैश फ्लो हम लोग बनाते हैं, कैश फ्लो की स्टेटमेंट्स एक्चुअल में हम लोग बनाते हैं किस काम के लिए, ताकि हम लोग पता कर सकें कि हमारे बिजनेस में, हमारे एंटरप्राइजेस में, हमारी कंपनी में कितना कैश आ रहा है और कितना कैश जा रहा है। कैश का आना और कैश का जाना, कैश का आना इनफ्लो, कैश का जाना आउटफ्लो, इन दोनों चीजों को हम लोग यहां पर चेक करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के साथ। यहां पर अगर मैं इस लैंग्वेज को पढ़ूं तो कैश फ्लो इज प्रिपेयर्ड टू डिटरमाइन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इनफ्लो एंड आउटफ्लो। इनफ्लो का मतलब आना, पैसे का आना, रिसिप्ट, जबकि आउटफ्लो का मतलब है पेमेंट्स, कहीं पर पेमेंट करना, पैसा देना। अब यहां पर एक टर्म आया है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। देखो कैश क्या होता है, कैश में जितना भी कैश इन हैंड आपके पास है वो आ जाएगा, जितना भी पैसा आपके बैंक में पड़ा हुआ है वो आ जाएगा। ये तो हो गया हमारे पास कैश। इसके अलावा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, जो कैश के बराबर है, इक्वल है, दैट इज कैश इक्विवेलेंट। अब इसमें क्या क्या आएगा भाई, इसके अंदर बेटा वो सारी आइटमें आ जाएंगी, वो सारा कैश आ जाएगा जो आपके पास रेडिली अवेलेबल हो सकता है जब आप चाहें, जैसे कि मार्केटेबल सिक्योरिटीज। नाउ व्हाट आर मार्केटेबल सिक्योरिटीज? मार्केटेबल सिक्योरिटीज का मतलब होता है ऐसे शेयर्स, ऐसी इन्वेस्टमेंट्स जो कि आपने किया है करंट इन्वेस्टमेंट के रूप में। देखो करंट इन्वेस्टमेंट को ही आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मान सकते हो। जो भी हमारी करंट इन्वेस्टमेंट है हम उसको जब जिस दिन चाहें उस दिन बेच करके उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसीलिए उसको कैश के साथ रखा गया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, राइट। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ, कैश इन हैंड है, बैंक में जो पैसा पड़ा है, और जो भी हमारी करंट इन्वेस्टमेंट है वो सारा हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, जिसमें मार्केटेबल सिक्योरिटी का एक टर्म याद कर लो, मतलब करंट इन्वेस्टमेंट ही है यार, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, राइट। It also helps to know change in cash and cash equivalent due to inflow and outflow। अब ये जो कैश फ्लो की हम लोग स्टेटमेंट बना रहे हैं ना, ये हमें क्या हेल्प करती है, ये हमें ये जानने में हेल्प करती है कि भाई ड्यूरिंग द ईयर जितना भी इनफ्लो हुआ, आउटफ्लो हुआ, उसकी वजह से हमारे कैश में कितना चेंज आया, राइट। हम अल्टीमेटली यही जानने की कोशिश करने वाले हैं अपने कैश फ्लो के स्टेटमेंट्स के अंदर। और ये जितना भी कैश इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है, ये बेटा मेजरली 3 तरह की एक्टिविटीज में होता है। 3 एक्टिविटीज को याद रखना है, जिसमें पहली एक्टिविटी है ऑपरेटिंग, दूसरी है इन्वेस्टिंग और तीसरी है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ये 3 तरह की एक्टिविटीज का ही पूरा जंजाल फैला हुआ है कैश फ्लो में, जो कि सबको कंफ्यूज करके रखा है। आज ये सारी कंफ्यूजन को दूर करते हैं। चलो सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती क्या है। देखो बड़ा सिंपल सा तरीका, कैश का आना और जाने का कोई ना कोई तो रीजन होगा भाई। कैश कोई आपको ऐसे तो हवा में उड़ करके आएगा नहीं, कुछ किया होगा तभी कैश आ रहा है। कहीं कैश ऐसे नहीं जाता है, कैश
हम खर्च करते हैं, पैसा हम लोग खर्च करते हैं। अब कहां पर खर्च करा, किसके लिए खर्च किया, ये डिफरेंशिएट करना है पूरे चैप्टर के अंदर। देखो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब क्या है, ऑपरेशंस, ऑपरेट कर रहे हैं, बिजनेस का ऑपरेशन, जो भी हमारा प्रिंसिपल काम है, प्रिंसिपली जो हम लोग काम करते हैं बिजनेस में, जो हमारी मेन एक्टिविटी है। अगर मान लो मेरी एक्टिविटी सेल परचेज की है, तो भाई मैंने माल खरीदा बाहर से और उसको बेच दिया, यही मेरा बिजनेस का एक्टिविटी है। सामान खरीदना, सामान को बेचना मेरी बिजनेस की एक्टिविटी है। अब इस एक्टिविटी के बीच में जितना भी मेरा कैश आया या गया, वो मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। दैट्स इट, बहुत सिंपल। देखो समझते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी ऑफ बिजनेस अदर देन इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। देखो 3 तरह की एक्टिविटीज है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है, जो हमारे बिजनेस का लेन देन है, जो बिजनेस की मेन ट्रांजैक्शंस है, उसमें पैसा आ रहा है या जा रहा है, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। बात करेंगे इसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की भी, जो कि एक्चुअल में हम लोग कोई इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, वो समझेंगे अभी थोड़ी देर में। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होता है, बहुत ही सिंपल सी बातें हैं, समझेंगे। अभी के लिए बस ये समझ लो, जो बिजनेस का कोर काम है, कोर काम क्या है, सेल परचेस या फिर सर्विसेज देना। तो जो भी मेरा बिजनेस का मेन काम है, उसको करने से जो पैसा आ रहा है, वो एक्टिविटी है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, राइट। और उसको करने में जो खर्चा हो रहा है, वो मेरा है आउटफ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्लियर। तो चलो कुछ आइटम्स को समझ लेते हैं कि कौन कौन सी आइटम्स हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएंगी, क्योंकि आपके पास जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें कुछ टर्म्स होंगे, उन टर्म्स को भी समझ लेते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, तो सबसे पहला एग्जांपल यहां पर है रिसिप्ट एंड पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। हाँ भाई, वही तो बताया था कि जितने भी गुड्स हमने खरीदे वो, या जितनी भी सर्विसेज हमने दी, उससे जो हमारे पास रिसीव हुआ पैसा, वो यहां पर दिखाई देगा। दूसरा, रिसिप्ट फॉर कमीशन फी और रॉयल्टी। भाई आपने बिजनेस कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो कहीं से कमीशन भी तो मिलेगी, कहीं से रॉयल्टी या फीस भी तो मिलेगी। आपने कहीं पे कुछ काम कर दिया, उसकी फीस रेगुलर आ रही है। मैंने एक बुक लिख दी और बुक लिख करके सुल्तान चंद को दे दी, सुल्तान चंद ने मेरी अकाउंटिंग की बुक को पब्लिश करा और मार्केट में बेचा। इससे फायदा किसका, सुल्तान चंद का। जी हाँ, वो बेच रहा है, लेकिन क्योंकि वो बुक मैंने लिखी थी, तो उसकी रॉयल्टी कुछ परसेंट, उसकी सेल का कुछ परसेंट मुझे भी मिलेगा, ये रॉयल्टी होती है। चलिए, तो ये भी मेरा बिजनेस का ही काम है। तीसरा, रिसिप्ट फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स। अब बिजनेस के ट्रेड रिसीवेबल्स में मेजरली 2 बातें हमें याद है, एक तो भाई बिल्स रिसीवेबल, और दूसरा हमारे डेटर्स। इनसे कभी भी कोई भी पैसा रिसीव होगा तो वो बिजनेस का ही तो है, क्योंकि बिजनेस एक्टिविटी की वजह से ही हमने उसको बिल्स रिसीवेबल बनाया होगा या फिर डेटर बनाया होगा। तो वहां से जो भी पैसा आ रहा है वो मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं कुछ पेमेंट्स की, पैसा जा कहां रहा है। पेमेंट्स टू ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स का है भाई, बिल्स पेबल्स हैं, मेरे क्रेडिटर्स हैं, मेरे बिजनेस की वजह से ही तो ये बने, तो उनको जो भी मैं पेमेंट कर रहा हूं वो मेरा आउटफ्लो है, बाहर पैसा जा रहा है, लेकिन किसका है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का है। पेमेंट ऑफ वेजेस, सैलरीज एक्सेट्रा टू एम्प्लॉय। बिना एम्प्लॉयज के तो बड़ा मुश्किल है भाई बिजनेस को करना। तो जो भी पैसा मैं अपने एम्प्लॉयज के ऊपर खर्च कर रहा हूं, उनको सैलरीज के रूप में, उनकी वेजेस के रूप में, उनके बोनसेस के रूप में, वो सारा का सारा जो खर्चा है वो मेरा बिजनेस का खर्चा है, बिजनेस एक्टिविटी की वजह से हो रहा है, तो इसलिए ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो हो गया बेटा। पेमेंट और रिफंड ऑफ इनकम टैक्स। देखो भाई, बिजनेस करेंगे, पैसा कमाएंगे तो गवर्नमेंट को भी देना पड़ेगा, तो वहां पर जो हम पैसा इनकम टैक्स के रूप में दे रहे हैं, कौन सा पैसा, यहां पर जो बहुत ही जरूरी बात एक ध्यान में रखनी है कि जितना पैसा आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कमाया, किससे कमाया, सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कमाया, और उतने पैसों पर अगर आप टैक्स दे रहे हो तो भैया वो मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का टैक्स है। या फिर उसी में से कुछ पैसा मेरे पास वापस आ रहा है, गवर्नमेंट कहती है भाई तुमने ज्यादा पैसा दे दिया, ये एक्सेस अमाउंट था, ये वापस ले लो, वो मेरा रिफंड है। लेकिन कौन से वाले टैक्स में, जो मेरा बिजनेस से कमा करके पैसे का टैक्स गया, सिर्फ उसमें। अगर इसके अलावा मैंने फाइनेंसिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कुछ किया और उससे मेरे पास कुछ इनकम हुई और उसका कुछ टैक्स पे किया, तो वो भाई उस एक्टिविटी का काम है। यहां पर तो सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कमाए हुए पैसे की टैक्स की बात होगी। बस इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना है हमें। तो चलिए, ये तो हो गई बात जब हम लोग नॉर्मल किसी भी फर्म की बात कर रहे हैं, किसी भी कंपनी की बात कर रहे हैं। चलो, जो भी आप समझना है समझ लो, बिजनेस समझ लेते हैं भाई, फर्म कंपनी के कंफ्यूजन में नहीं पड़ते, जो भी बिजनेस की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, कभी कभी हमें अकाउंटिंग में फाइनेंशियल कंपनीज की भी तो अकाउंटिंग करनी पड़ सकती है। अब फाइनेंशियल कंपनीज का मतलब ऐसी कंपनी जिनका काम ही है पैसों का लेने देने का,
शेयर्स को बेचने का, म्यूचुअल फंड्स को बेचने का, लोन देने का। तो ऐसी कंपनी फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं। अब क्या होता है, देखो बड़े सिंपल सी बात है, वो कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, वो सर्विसेज भी शायद नहीं दे रहे बहुत ज़्यादा अच्छे से, लेकिन अल्टीमेटली उनका जो मेन प्रिंसिपल बिजनेस क्या है, पैसों का उधार, राइट, पैसों को लेना, पैसों का उधार देना, यही उनका प्रिंसिपल बिजनेस है। तो ये बिजनेस अगर फाइनेंशियल कंपनीज करती हैं तो उनके एग्जांपल्स को देख लेते हैं कि क्या क्या ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आने वाला है। जैसे कि रिसिप्ट और पेमेंट फॉर परचेज ऑफ सेल ऑफ सिक्योरिटीज। भाई सिक्योरिटीज का मतलब वही शेयर्स वेयर्स जो भी समझ लो यार, वो शेयर्स वगैरह का परचेजेस कर रहे हैं या उसके लिए कुछ पेमेंट कर रहे हैं, तो वो उनके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। याद रखना, नॉर्मल कंपनीज के लिए शेयर्स का खरीदना बेचना ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, उनका तो मेन काम है सेल परचेज ऑफ गुड्स सर्विसेज, राइट है। चलिए आगे देखते हैं, पेमेंट और रिसीप्ट ऑन लोन टेकन और गिवन। कोई लोन देना या लोन लेना किसका काम है, फाइनेंशियल कंपनीज का, यही तो काम है। तो उनका तो मेन बिजनेस है, नॉर्मल कंपनीज का नहीं है लोन लेना देना ऑपरेशन में काम, राइट। चलिए, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन सिक्योरिटीज, जो भी इन्होंने सिक्योरिटीज थी, जो भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट्स करी है, जो भी इन्होंने पैसा दिया हुआ है मार्केट में, उस पर अगर इनको डिविडेंड रिसीव हो रहा है तो वो उनका काम है, भाई उनका बिजनेस ही यही है, वहीं से उनकी इनकम है, तो वो उनका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का इनफ्लो होगा। इसके अलावा पेमेंट अगर वो करते हैं एम्प्लॉइज को, सैलरीज देते हैं, वेजेस देते हैं, बोनस देते हैं, तो भाई वहां पर भी तो स्टाफ चाहिए ना, चाहे बिजनेस कुछ भी हो, स्टाफ तो हर एक तरह की इंडस्ट्री को चाहिए। तो वहां पर जो खर्चा होगा वो खर्चा भी हमारा फाइनेंशियल कंपनी हो या नॉन फाइनेंशियल कंपनी हो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माना जाता है। तो चलिए, ये डिफरेंस तो हमें थोड़ा बहुत समझ में आ गया। ये होती है हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी की कुछ एग्जांपल। हम इसको भी डिटेल में समझेंगे, चिंता मत करो, अभी आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, बस इतना ही समझ में आना बहुत जरूरी है। इस सेशन के एंड तक आपको सारी कहानी बढ़िया से समझ में आ जाएगी, इस बात का तो मैं दावा कर सकता हूं भाई। बस ध्यान से सुनते रहना, एक एक वर्ड को, बोर मत हो जाना भाई, सोना मत बस। अब देखो आगे क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या होता है, जहां पर हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ध्यान से समझना। अभी मैं फाइनेंशियल कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नॉन फाइनेंशियल बिजनेसेस की बात कर रहा हूं। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं जहां पर हम कहीं ना कहीं एसेट्स का परचेज या सेल कर रहे हैं। एसेट्स, हमारे एसेट्स को खरीद रहे हैं, बिल्डिंग खरीद लिया, लैंड खरीद लिया, लैंड बेच दिया, मशीन खरीद लिया, फर्नीचर खरीद लिया, फिक्स्ड एसेट्स, लॉन्ग टर्म तक चलने वाले एसेट्स। जब भी मैं खरीदता हूं या उनको बेचता हूं तो कैश आ रहा है या कैश जा रहा है, तो उस कैश के आने और जाने को, जो कि एसेट्स में है, मेरा बिजनेस नहीं है वो, मेरा बिजनेस मशीन को खरीदना नहीं है, मशीन तो मेरे बिजनेस में यूज हो रही है, उसको मेरे को खरीदना पड़ रहा है। मैं रोज नहीं खरीदता वो मशीन, मैं रोज बिल्डिंग नहीं खरीदता, तो वो मेरा मेन बिजनेस प्रिंसिपल एक्टिविटी नहीं है, वो मेरे लिए एक इन्वेस्टमेंट है, राइट। तो इसलिए हम उसको कहाँ रखते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा बेटा, राइट। देख लेते हैं एक बार, इन्वॉल्व्स ट्रांजैक्शंस ऑफ परचेज और सेल्स ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स लाइक मशीन, बिल्डिंग, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और भी चीजें हो सकती हैं इन्वेस्टमेंट के रूप में। तो चलिए, ये हो गई बात, छोटी सी बात हो गई, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होती है। फिर इसके बाद आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या है, कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन भाई जो मेरे कैपिटल को बढ़ाती है, राइट, ऑनर की इक्विटी को थोड़ा सा चेंज करती है, चेंज में बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, ऐसा कोई भी काम। एक्चुअल में अगर मैं थोड़ा सा हिंदी में बात कर रहा हूं तो मैं देसी भाषा को यूज करता हूं, पैसों का जुगाड़ जब होता है ना बिजनेस में पैसा चाहिए और मुझे कहीं से भी जुगाड़ करना है, तो वो काम फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। वो क्या काम है, बिजनेस में पैसे को लाना, सेल करके नहीं, किसी भी तरह से लोन लेकर के लाना, शेयर्स बेच करके लाना, डिवेंचर्स को लेकर के आना, मतलब कैसे भी करके पैसा लेकर के आ रहे हैं बिजनेस के लिए, तो पैसों का जुगाड़ इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या है, इज एनी ट्रांजैक्शन दैट इफेक्ट्स ऑनर्स कैपिटल एंड एंटरप्राइज बोरोइंग्स। एक तो ऑनर्स का कैपिटल बढ़ाती है, क्यों, क्योंकि भाई अगर मैं मार्केट में शेयर्स बेच रहा हूं तो मेरा कैपिटल ही तो बढ़ रहा है। दूसरी, मेरी बोरोइंग्स बढ़ रही है, बोरोइंग्स का मतलब उधार बढ़ रहा है, लायबिलिटीज बढ़ रही हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स बढ़ रही हैं। मैंने लॉन्ग टर्म का एक लोन ले लिया बैंक से, पैसा तो आ गया ना, बिजनेस को पैसा का जुगाड़ चाहिए था, कर दिया, लॉन्ग टर्म का लोन ले लिया बैंक से, तो अब ये जो लोन है मेरी बोरोइंग्स को बढ़ा रहा है, तो इसलिए ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आई होप क्लियर है ये। तो चलो कुछ एक एक्टिविटीज के एग्जाम्पल देख लेते हैं।
इनफ्लो फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, डिवेंचर्स या बॉन्ड्स। मैंने या तो शेयर्स को इशू कर दिया या डिवेंचर्स को इशू कर दिया, या बॉन्ड्स होते हैं भाई, कुछ छोड़ दो ना, अभी इशू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर ही समझ लो, अगर बॉन्ड समझ में नहीं आ रहे, बॉन्ड भी कुछ वैसा सही होता है, राइट। तो उसको इशू करने से जो पैसा मेरे पास आ रहा है वो मेरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी, मैंने पैसों का जुगाड़ कर लिया, राइट। आउटफ्लो ड्यू टू बाय बैक ऑफ इक्विटी। अब कभी कभी क्या होता है भाई, पैसा वापस भी तो करना है, आपने ले तो लिया, वापस भी तो करेंगे ना। तो हमने क्या किया, जो भी इक्विटीज थी, यानी जो शेयर्स हमने बांटे थे, लोगों को शेयर होल्डर बनाया था, हमने उनसे वापस खरीद लिए वो शेयर्स, उनकी ऑनरशिप खत्म करके खुद ऑनरशिप ले ली उनसे, राइट। तो वो हो गया बाय बैक ऑफ इक्विटी। रीपेमेंट ऑफ लोन, लोन लिया था वापस करना शुरू कर दिया, तो रीपेमेंट हो रही है हमारे लोन की। डिविडेंड ऑन शेयर्स, अब अगर आपने शेयर्स किसी को इशू किए हैं तो उसके ऊपर आपको डिविडेंड भी पे करना है, राइट, तो डिविडेंड ऑफ शेयर्स आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन्स, भाई लोन्स के ऊपर इंटरेस्ट हो जाता ही है, तो जो भी खर्चा हो रहा है हमारा लोन लेने की वजह से उस पर इंटरेस्ट हो जा रहा है, वो भी मेरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का ही पार्ट है। इसके अलावा दिया हुआ है डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट भी हो सकता है। बैंक ओवरड्राफ्ट, हाँ जी, बैंक ओवरड्राफ्ट भी आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। एक्चुअल में क्या हो रहा है, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है जब आप बैंक में अपने बैलेंस से ज्यादा विड्रॉ करने की लिमिट रखते हो, बैंक ने आपको अप्रूव कर रखा है, तो कुल मिलाकर के एक तरह का लोन ही तो लिया, तो वहां पर भी हमारे पास पैसा आ रहा है, हमारे पास एक्सेस अमाउंट है जो कि बैंक से मैं लेकर के काम कर सकता हूं। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, डिवेंचर्स थे अब उनको रिडीम करना है। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स का मतलब होता है कि डिवेंचर्स को वापस करना, डिवेंचर्स का पैसा जो हमने 5 साल 10 साल पहले अगर लिया था उसको आज वापस कर रहा हूं, तो वहां से मेरा आउटफ्लो हो रहा है, लेकिन ये हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, ये हमारे कैपिटल का पैसा कम कर रहा है भाई, बोरोइंग्स भी कम कर रहा है, राइट, सिंपल सी बात है। तो चलिए ये हो गई बात फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो 3 तरह की एक्टिविटीज तो हमें समझ में आ गई कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या है और फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी क्या है। उफ, चलो अब समझते हैं आगे की बात। स्टेप्स फॉर प्रिपेयरिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैश फ्लो। अब मुद्दे की बात करते हैं भाई, कैश फ्लो में सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या करनी है वो समझाओ, वो सारी कहानी तो हमें भी पता थी, चलो वही समझ लेते हैं। तो जब हम लोग बात करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी के कैश फ्लो की कैलकुलेशन की, बेटा सबसे ज्यादा मुश्किल यही एक्टिविटी है। अगर इस एक्टिविटी को थोड़ा सा और ध्यान दो, बस 2 मिनट मुंह हाथ धोकर के आ जाओ फटाफट, अगर नींद आ गई है तो इसको समझ लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो यहां पर इस टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है। तो हमने क्या करना है, 4 से 5 स्टेप्स को समझना है, 4-5 स्टेप्स एक एक करके समझते हैं, और वही 4-5 स्टेप्स आपको एग्जाम में फॉलो कर लेने हैं और आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी एकदम एक्यूरेट आ जाएगा, राइट। तो चलो समझते हैं क्या आएगा। सबसे पहला स्टेप, जब भी हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो की प्रिपरेशन करते हैं तो पहले स्टेप में आपको क्या करना पड़ता है, ये जानना पड़ता है कि भाई नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या है, ठीक है। तो अब ये क्या होता है, देखो ये सिंपल सी बात है, वैसे समझा देता हूँ, 2 मिनट लगेंगे। इसका मतलब होता है एक ऐसा प्रॉफिट जिसमें अभी हमने टैक्स नहीं पे किया है, बिफोर टैक्स हो, और उसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम ना हो। ना व्हाट आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि यह आने वाला नहीं है क्वेश्चन। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आपके सिलेबस से थोड़ा सा दूर ही समझ लो, राइट। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम मतलब इस तरह के खर्चे या इनकम जो नॉर्मली एक्सपेक्ट नहीं किए जाते या होते नहीं है, या नहीं, मतलब नहीं चाहिए भाई, मतलब मेरे को वो इंश्योरेंस का क्लेम नहीं चाहिए, क्योंकि इंश्योरेंस का क्लेम तभी आएगा जब कोई लॉस हुआ होगा, तो मुझे नहीं चाहिए वो वाली इनकम। मुझे ऐसे लॉसेस को बिल्कुल अवॉइड करना है भाई, लॉस बाय फायर नहीं चाहिए। तो ऐसे एक्सपेंसेस या ऐसी इनकम जो नॉर्मली एक्सपेक्टेड नहीं होती, अचानक से होती है, तो वो हमारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होते हैं। बस इतना समझ करके अभी क्लोज करते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बक्से में डाल देते हैं, राइट। तो अब हमें नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है। तो देखो जब हम लोग नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे तो उसको कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास कुछ इनपुट्स गिवन होंगे। क्या क्या इनपुट्स गिवन होंगे, एक ही बेसिक सा इनपुट समझ लेते हैं पहले। हमारे पास जो गिवन होगा ना बेटा, वो गिवन होगा सरप्लस, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ आपकी बैलेंस शीट दे रखी होगी, क्वेश्चन के रूप में एक बैलेंस शीट दे रखी होगी, उसमें लिखा होगा सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये दे दिया आपको, रिजर्व वाले सेक्शन में होता है बैलेंस शीट के, देखोगे आपको समझ में आ जाएगा, राइट। तो वहां पर एक सरप्लस दे रखा होगा और उसके 2 बैलेंसेस होंगे, एक क्लोजिंग बैलेंस होगा और एक ओपनिंग बैलेंस होगा। क्लोजिंग बैलेंस यानी करंट ईयर का, ओपनिंग बैलेंस यानी पिछले साल का, राइट। तो आपको क्या करना है, जो क्लोजिंग बैलेंस यानी करंट ईयर का जो बैलेंस दे रखा है, किसका, सरप्लस बैलेंस जो हमारे पास बचा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस का, उस क्लोजिंग में से ओपनिंग बैलेंस को माइनस करने के बाद एक वैल्यू आ जाएगी। आपने उस वैल्यू को लिख लिया, राइट। आपको एज इट इज इसी लाइन को लिखो, उसके आगे ये वैल्यू डाल दो कि भाई ये है मेरी क्लोजिंग माइनस ओपनिंग की सरप्लस की वैल्यू आ गई।
अब इसमें कुछ चीज़ें ऐड करनी है, कुछ चीज़ें लेस करनी है, जरा इसको समझ लेते हैं। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँगा, आसानी से समझ में आ जाए वो वही वाली बात करूँगा, ठीक है। तो ऐड क्या क्या करना है, जितना भी हमने एप्रोप्रिएशंस किए होंगे अपने प्रॉफिट में से। एप्रोप्रिएशंस क्या होते हैं सब भूल गए हम, तो फर्स्ट टर्म में देखा था एप्रोप्रिएशन ऑफ अकाउंट, नहीं बेटा वो वाली बात नहीं कर रहा हूँ। एप्रोप्रिएशंस का मतलब होता है जब हमारे पास प्रॉफिट आए तो वो हम लोग कहीं ना कहीं अपने शेयर होल्डर्स में बांट रहे हैं, किसी ना किसी रूप में शेयर होल्डर्स को दे रहे हैं या कुछ पैसा रिजर्व रख रहे हैं उसी प्रॉफिट में से, वो एप्रोप्रिएशंस होती हैं। तो देखो डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, सबसे पहले जो भी मैं डिविडेंड पे करता हूँ, फाइनल हो या प्रपोज डिविडेंड हो, दो टर्म्स याद रख लो, इंटरिम भी होता है वैसे, वो भी मान लेते हैं। चलो यहाँ पर अगला वैसे पॉइंट इंटरिम मैंने अलग से लिख दिया है। तो फाइनल डिविडेंड या प्रपोज डिविडेंड हो या फिर इंटरिम डिविडेंड हो, जितना भी मैंने डिविडेंड पे किया हो, किसी भी तरह का डिविडेंड मैंने अगर पे किया है, किसको, शेयर होल्डर्स को। क्यों किया है, क्योंकि भाई मैंने उनको शेयर्स बेचे हैं, उनके पास ऑनरशिप है। ये डिविडेंड कब पे किया जाता है, हर साल पे किया जाता है। क्यों पे किया जाता है, क्योंकि मुझे प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट में उनका भी हिस्सा है, तो उनका हिस्सा देने का तरीका है डिविडेंड, ठीक है। तो डिविडेंड के रूप में मैं उनका हिस्सा दे रहा हूं, अपने शेयर होल्डर्स को, अपने मालिकों को वो हिस्सा दे रहा हूं, यही होता है डिविडेंड, राइट। तो डिविडेंड को जो पे कर रहा हूं, तो यानी मैं अपने ऑनर्स को एप्रोप्रिएशन दे रहा हूं, प्रॉफिट में से हिस्सा दे रहा हूं। आ गई बात समझ में। ट्रांसफर टू रिजर्व, उस प्रॉफिट में से थोड़ा सा हिस्सा मैंने अलग कर दिया किसी एक स्पेसिफिक काम को सोच करके, या हो सकता है ना भी सोचा, कोई अनफॉर्चुनेट लायबिलिटी आ सकती है ना भाई, उसको सोच करके मैंने कोई रिजर्व बना दिया, उस प्रॉफिट में से ही पैसा अलग कर दिया। तो ये तो हो गए सारे एप्रोप्रिएशंस। तो मैंने क्या किया, उन एप्रोप्रिएशंस को यहाँ पर इस सरप्लस वाले क्लोजिंग माइनस ओपनिंग के जो टोटल आया था उसमें ऐड कर देना है, ये बात याद हो गई। उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, कभी कभी क्या होता है हम लोग प्रोविजन बना देते हैं टैक्स का, भाई मुझे मालूम है कि मेरा टैक्स एंड ऑफ द ईयर आने वाला है, टैक्स मुझे पे करना पड़ेगा, तो मैंने उसका अभी से एक प्रोविजन बना करके रख लिया, गुल्लक बना करके रख ली, प्रोविजन समझते हैं आप लोग। तो उस प्रोविजन का, इसको हम लोग टैक्स प्रोवाइडेड भी बोल सकते हैं, राइट। टैक्स प्रोवाइडेड भी लिखा हुआ आ सकता है या प्रोविजन फॉर टैक्स लिखा था, एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही बात है दोनों की दोनों, ठीक है। तो वहां से कुछ भी आ जाए तो वो हमें यहाँ पर ऐड कर देना है। याद रखना टैक्स पेड नहीं है यहाँ पर टैक्स पेड ऐड नहीं होगा। सिर्फ देखो टैक्स से रिलेटेड दो बातों को याद रखना है, हमें आगे जाकर के सीखेंगे हम थोड़ी देर में, लेकिन यहाँ पर हमें क्या लेना है, प्रोविजन फॉर टैक्स या फिर टैक्स प्रोवाइडेड, यही कोई एक चीज आएगी तो वो लिख लेंगे। और अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम थी जो हमने पहले से प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट की थी, उसको वापस ऐड कर देंगे अपने प्रॉफिट में, राइट। तो इसकी वजह से पहले क्या हुआ था, इन सबको देने की वजह से मेरा प्रॉफिट कम दिखा रहा था, अब मैं इसको वापस ऐड करके अपने प्रॉफिट को एक्चुअल में बढ़ा रहा हूं। मेरा बिजनेस करा था जब मैंने, तो प्रॉफिट हुआ था, उस प्रॉफिट में ये कुछ ऐसे खर्चे हुए जिसने मेरे प्रॉफिट को अल्टीमेटली कम किया होगा, इसलिए मैं उसको ऐड कर रहा हूं। बस इतना ही समझ लो, ज्यादा समझने की अभी टाइम नहीं है, जरूरत भी नहीं है, राइट। आगे करा लेस। अब लेस क्या कर देंगे भाई, इस प्रॉफिट में कुछ ऐसी आइटमें भी इंक्लूडेड हैं जो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी की नहीं है, तो जो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी की आइटमें नहीं है मैं उसको हटा दूंगा। जैसे कि अगर मुझे इनकम टैक्स का रिफंड मिल गया और वो मैंने अपने इनकम में ऑलरेडी क्रेडिट किया हुआ है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ऑलरेडी क्रेडिट किया हुआ है, तो उसको मैं यहां से लेस कर रहा हूं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम अगर कुछ हुई है उसको कर रहा हूं। तो इसके अलावा भी और कुछ आइटम्स हो सकती हैं जैसे कि जो कि नॉन ऑपरेटिंग हो, तो वो हम लोग यहां पर लेस कर देंगे। खैर अभी के लिए इतना समझ लोगे तो सफिशिएंट होगा। तो ये हो गया जी हमारा फर्स्ट स्टेप, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को निकाल लिया। ये नॉर्मली एक वर्किंग नोट के रूप में जाता है और हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट का पहला वैल्यू इससे निकालना है। ये है हमारा स्टेप नंबर 1, ठीक है। अभी एंड में जब एक बड़ा क्वेश्चन करके देखेंगे तो ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। बस पहले इतनी बातों को बने रहो, समझते रहो, नोट्स बनाते रहो, दिमाग लगाते रहो, एंड वीडियो एंड होने तक आपको कैश फ्लो समझ में आ जाएगा। चलो आगे देखते हैं स्टेप नंबर 2। अब एक काम तो हमने कर लिया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकाल दिया। दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है, हमें डिटरमाइन करना है, यानी निकालना है। क्या निकालना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। यही लाइन एज इट इज लिखनी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो देखो जी इसमें क्या करना है, इसमें हमें एडजस्टमेंट करनी है नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की। मतलब कुछ एक खर्चे हमारे ऐसे होते हैं जो कि खर्चों के रूप में हमने अपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डाले तो थे, लेकिन उसके लिए कोई कैश नहीं पे किया, तो उसे क्या बोलते हैं, नॉन कैश एक्सपेंसेस। इसी तरह से हमारी नॉन ऑपरेटिंग आइटम भी होंगी। नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स का मतलब भाई ऐसी आइटम जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी की नहीं है, शायद फाइनेंसिंग की हो, शायद इन्वेस्टिंग की हो, उन आइटम्स की बात कर रहे हैं,
राइट। अगर उनसे कुछ पैसा आया या गया तो उसका एडजस्टमेंट अब हमें यहाँ पर करना होता है सेकंड स्टेप में। तो देखिए इसमें क्या क्या आ सकता है, कुछ एक एग्जांपल्स पहले समझते हैं। नॉन कैश एक्सपेंसेस क्या होते हैं। देखो नॉन कैश एक्सपेंसेस के एग्जांपल में डेप्रीसिएशन, जो कि कॉमन है, बहुत बार आता है, नॉर्मली हर क्वेश्चन में निकल जाएगा, ये आएगा। या फिर एमोर्टाइजेशन और डेप्रीसिएशन एक ही बात है, ये हमारे फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स पे लगता है और ये इनटेंजिबल एसेट्स जैसे कि गुडविल, पेटेंट्स, अगर वो कम हो रहे हैं तो इसका मतलब एमोर्टाइज्ड हो रहे हैं, राइट। बैड डेट्स हो या फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हो, ये नॉन कैश है, इसकी वजह से कोई कैश आना जाने की बात नहीं हो रही, नुकसान है, यस, बैड डेट हो गया जी, लॉस हो गया, लेकिन कोई पैसा ना आया ना पैसा गया, तो नॉन कैश एक्सपेंस हो गया। लॉस या एक्सपेंस एक ही बात होती है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी मैंने एक प्रोविजन बना लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि जेब में से पैसे निकाले और गुल्लक में डाल दिया, वैसा नहीं होता ना, वो तो सिर्फ ऑन पेपर्स होता है, तो कैश लिया दिया नहीं है किसी को, सिर्फ एक प्रोविजन बना करके अपनी बुक्स में रख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हो गए सारे नॉन कैश एक्सपेंसेस के एग्जांपल। इसी तरह से नॉन कैश इनकम भी होती है बेटा। नॉन कैश इनकम में क्या होता है, राइटिंग ऑफ लाइबिलिटीज। कोई भी मेरे पास लाइबिलिटीज है पहले से, मैं उसको हटाना चाह रहा हूं, मैंने उसको राइट ऑफ कर दिया बिना पेमेंट किए, याद रखें बिना पेमेंट किए। मैंने ऐसी लाइबिलिटीज थी मेरे पास जो कि मुझे लग रहा है कि मुझे पे नहीं करनी पड़ेगी, तो मैं अपनी बुक्स में से हटा सकता हूं, तो उसे बोलते हैं राइटिंग ऑफ लाइबिलिटीज। या फिर डेट रिटर्न ऑफ, यानी कोई उधार होगा, वो राइट ऑफ कर दिया, मतलब मुझे वो पे करने की जरूरत नहीं है, तो वो मेरा फायदा हो जाता है, इनकम हो जाता है, लेकिन उसके लिए मुझे कैश नहीं पे करना पड़ा, तो ये मेरा इनकम हो गया। एक्सेस प्रोविजन रिटर्न ऑफ, कभी कभी हम लोग प्रोविजन कुछ हद से ज्यादा ही बना लेते हैं, उतनी जरूरत नहीं है, तो जितना ज्यादा एक्सेस हमने बनाया हुआ है उसको हम कभी कभी वापस रिवर्स कर देते हैं, अपने प्रॉफिट में डाल देते हैं कुछ टाइम के बाद, तो वो भी हमारी नॉन कैश इनकम होती है, क्योंकि एक्चुअल में उसका पैसा आ नहीं रहा, वो तो जो प्रोविजन बनाया था उसमें से कुछ कम कर दिया, बस इतना काम किया, पेपर्स पे ही सारा काम हो रहा है, कोई कैश का लेन देन नहीं हो रहा है। आगे देखते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्या होते हैं। देखो अभी तक हम लोगों ने समझा नॉन कैश एक्सपेंसेस और इनकम, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग, ये दो चीजों को समझना था, तो नॉन कैश तो समझ में आ गया। अब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या लॉसेस क्या होते हैं भाई, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, आपने कोई लंबा उधार ले रखा है जो कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी का है, बोरिंग्स क्या होती है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, उधार फाइनेंसिंग एक्टिविटी, उसकी वजह से अगर आपको कुछ इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है तो क्या वो आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, जी नहीं, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का नहीं है, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग का नहीं है, किसी और एक्टिविटी का है, राइट। डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, जब मैंने डिवेंचर्स को इशू किया था तो वहां पर मुझे कुछ डिस्काउंट देना पड़ा होगा या कुछ लॉस हो गए होंगे, प्रीमियम को लेकर के कुछ लॉसेस हो जाते हैं, तो वो जो लॉसेस होंगे वो भी मेरे नॉन ऑपरेटिंग के एक्सपेंसेस या लॉसेस में आता है। या फिर अगर आपने कोई एसेट बेच दिया और एसेट को बेचने से कुछ नुकसान हुआ तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का लॉस है, ना कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, तो इसलिए वो भी यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। फिर आता है नॉन ऑपरेटिंग इनकम और गेन्स। अब नॉन ऑपरेटिंग इनकम और गेन्स में गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, भाई अगर नुकसान होता है तो कभी कभी फायदा भी तो होता है एसेट को बेचने से, लेकिन एसेट क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, तो इसलिए ये नॉन ऑपरेटिंग माना जाएगा। इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड रिसीव्ड, कोई भी डिविडेंड मिला हमें कोई इन्वेस्टमेंट पर या इन्वेस्टमेंट करी तो उससे भी जो भी हमारे को इनफ्लो या आउटफ्लो होगा वो यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। बस इतनी सी बातें हम लोगों ने यहाँ पर समझनी है और ये हो जाएगा हमारा स्टेप नंबर 2। ये उनको समझ में आ रहा होगा जिन्होंने किया हुआ है, जिन्होंने नहीं किया हुआ अभी थोड़ा सा स्ट्रगल जरूर कर रहे हैं, लेकिन बने रहो बेटा, क्योंकि आगे जाकर के यही सारी चीजें मैं एकदम से क्वेश्चन में लिंक कराने वाला हूँ, सब समझ में आ जाएगा। चलो आगे देखते हैं स्टेप नंबर 3। 2 स्टेप्स हम लोग कर चुके हैं, तीसरे स्टेप में हमें कैलकुलेट करना है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के कॉलम को, ठीक है। तो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को कैलकुलेट करने के लिए 2 चीजों को समझना है, ऐड क्या करना है और लेस क्या करना है। तो चलो समझ लेते हैं ना। ऐड क्या करेंगे, आपके पास कुछ करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज बैलेंस शीट में दिखाई जाती है बेटा, तो जितनी भी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज हैं बस उन्हीं का हेर फेर करना है। कैसे करना है देखते हैं। हमें ऐड क्या करना है, ऐड की पहले क्या बात कर रहे हैं, ऐड क्या करना है। ऐड क्या करना है, इंक्रीज अगर कोई लायबिलिटी हो रही है उसका अमाउंट ले लोगे, और अगर कोई करंट एसेट ऐसा है जो कि डिक्रीज हो गया, कम हो गया, तो वो ऐड कर देंगे हम अपने इस एक्टिविटी के अंदर, ठीक है, ऐड कर देंगे। लेस क्या करेंगे,
इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। तो जब जब हमारे करंट एसेट्स बढ़ेंगे तो वो लेस हो जाएंगे, लेकिन करंट लायबिलिटीज कम होंगी तो लेस हो जाएंगे। तो ये ऐड और लेस आपको समझ में आ गया। आप चाहो तो ये वाला पूरा का पूरा नोट्स आपको मेरी वेबसाइट टच फॉर करियर पर मिल जाएगा, अब वहां से जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर फिर भी नहीं मिला तो भाई कमेंट तो कर ही सकते हैं ना, कभी भी कमेंट करो, मैं आपको बता दूंगा कि कहां पर वो अवेलेबल है, राइट। इसके बाद आता है स्टेप नंबर 4, जिसमें हम लोग फाइनली एडजस्टमेंट करते हैं टैक्स की, ठीक है। अब टैक्स की एडजस्टमेंट में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है, तो चलो समझ लेते हैं कि कैसे करनी होती है एडजस्टमेंट ऑफ टैक्स। देखो 3 कंडीशंस हो सकती हैं टैक्स को लेकर के बेटा, बहुत ध्यान से समझना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि सारे बच्चे जो होते हैं ना कंफ्यूज रहते ही रहते हैं इसमें। नॉर्मली मतलब 90% बच्चे तो मैंने देखे हैं कि टैक्स वाली गलतियां करते ही करते हैं। तो सबसे पहले इनकम टैक्स पेड, अगर मैंने इनकम टैक्स पे कर दिया, आपको क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली बता दिया, मेंशन कर दिया कि भाई इनकम टैक्स पेड है, ये अमाउंट है, बता करके चल रहा, बस टेंशन खत्म, सारा काम मुझे क्वेश्चन ने करके दे दिया। मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर जाकर के उसको लेस कर देना, खत्म काम, बस हो गया। बट कभी कभी क्या होता है, इफ टैक्स पेड इज नॉट गिवन, अगर हमें बताया ही नहीं गया कि भाई कितना टैक्स है, तो फिर हमें बताइए, पता तो लगाना है भाई, पता तो लगाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन होगी। कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है तब की तब देखेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उसने टैक्स की बात कहीं जरूर कर रखी होगी। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, एक स्पेशल अकाउंट बनाना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, ठीक है। इस प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट को प्रिपेयर करना है, और इससे मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी, हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी कि कितना हमने टैक्स पे किया, एक तो ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, और टैक्स प्रोवाइडेड और प्रोविजन में, याद करो ऊपर लिया था ना हम लोगों ने, तो जहां पर मैंने बोला था कि टैक्स प्रोवाइडेड लेना है, तो वो वाली इंफॉर्मेशन भी आपको इस अकाउंट को बनाने से मिल जाएगी, अगर गिवन नहीं है तो, ठीक है। तो 2 कंडीशंस हो गई, एक में तो टैक्स पेड बता रखा है, काम खत्म हो जाएगा, नहीं बता रखा, थोड़ी बहुत डिटेल्स है, प्रोविजन फॉर टैक्स बना लेंगे, कौन कौन सी डिटेल है अभी बताऊंगा। और अगर सिर्फ और सिर्फ टैक्स प्रोवाइडेड आर गिवन, ठीक है। अब देखो क्या मतलब है, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस दे दिए प्रोविजन फॉर टैक्स के, बैलेंस शीट में नॉर्मली मिल जाएंगे आपको। प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग है, क्लोजिंग है, इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है पूरे क्वेश्चन के अंदर, तो बेटा आपको फिर देखो क्या करना है। तो उस केस में ये जो ओपनिंग बैलेंस है ना, जो टैक्स पेड का जो ओपनिंग बैलेंस है, उसको हम लोग मान लेंगे टैक्स पेड। ओपनिंग बैलेंस किसका, प्रोविजन जो बना करके दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर टैक्स बैलेंस शीट में दिया हुआ होगा, देख लेना, प्रोविजन फॉर टैक्स बैलेंस शीट में गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, वहां पर जो भी ओपनिंग बैलेंस होगा वो होगा हमारा टैक्स पेड, और जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो होगा टैक्स प्रोवाइडेड, राइट, जो कि हमारा ऊपर चला जाएगा, राइट। तो यहां पर ये दोनों चीजों को आपको ध्यान में रखना है। अब प्रोविजन फॉर टैक्स के अकाउंट की अगर बात करें, तो यहां पर ये 4 आइटम्स ही सिर्फ प्रोविजन फॉर टैक्स के अकाउंट में आने हैं आपके। 2 तो हो गए बेटा बैलेंसेस, यहां देखो, ये जो प्रीवियस ईयर का बैलेंस है ये मेरा ओपनिंग बैलेंस होता है, जो करंट ईयर का बैलेंस है वो क्लोजिंग बैलेंस होता है। याद रखना प्रोविजन फॉर टैक्स है तो एक लायबिलिटी है, तो इसलिए क्रेडिट साइड पर इसका ओपनिंग बैलेंस आएगा। तो ये दोनों तो हो गए बैलेंसेस। इसके अलावा एक इंफॉर्मेशन आपको और गिवन होगी, या तो टैक्स पेड बता देगा या फिर टैक्स प्रोवाइडेड बता देगा। टैक्स प्रोवाइडेड का मतलब यही होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में दिया हुआ होगा, राइट। तो जो भी हमने टैक्स प्रोवाइडेड लिखा हुआ होगा वो यानी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में एडजस्टेड होगा। तो मुझे यहां पर या तो टैक्स पेड गिवन है या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है, इन दोनों में से जो भी गिवन है वो इसकी जगह पर डाल देंगे। टैक्स पेड आ जाएगा डेबिट साइड पर और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा क्रेडिट साइड पर। कोई एक ही चीज गिवन होगी बेटा, तो दूसरी चीज आपको बैलेंसिंग फिगर से पता करनी पड़ेगी, राइट। अब क्या होता है, जब भी हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स बनता है तो ये दोनों चीजें कहीं ना कहीं जाएंगी। देखो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस का कोई मतलब नहीं है, कहीं नहीं जाएगा, वो सिर्फ यहाँ के लिए था। अब ये कहाँ जाएगा, टैक्स पेड, ये लेस होगा हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। और ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो ऊपर हम लोगों ने डाला था, कहाँ डाला था, वो जो वर्किंग नोट बनाया था उसमें प्रोविजन फॉर टैक्स डाला था, ये वो वाली वैल्यू है, ये वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स का भी काम। तो बस इतना सा ही तो काम करना है और हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंप्लीट, जो कि सबसे ज़्यादा बड़ी मेजर एक्टिविटी है बेटा। अब इस एक्टिविटी को करने के बाद आपके पास छोटा सा ही काम बच गया, इतना सा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और इतना सा ही फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और काम डन है। तो चलो जल्दी से समझ लेते हैं अगली 2 एक्टिविटीज में क्या कुछ आएगा।
तो यहां पर अब अगली आ गई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। वैसे तो हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को, लेकिन किस किस तरह की चीजें लिखी जाती हैं एक बार जल्दी से उनको समझ लेते हैं। देखो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को जब हम लोग बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, फॉर्मेट अभी देखेंगे। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ टेंजिबल और इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। प्रोसीड्स का मतलब होता है पैसे का आना। कैसे पैसा आया? सेल करने से। किसको सेल करने से? कोई टेंजिबल या इंटेंजिबल का फिक्स्ड एसेट होगा, उसको हमें सेल किया, उससे जो पैसा आया वो हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का इनफ्लो है, जो कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड हो रहा है। ठीक है, जो इनफ्लो होता है वो ऐड होता है, आउटफ्लो होता है वो माइनस होता है। इस बात का ध्यान रखना है आपको। लोन्स एंड एडवांसेस रीपेमेंट रिसीव्ड, इसका क्या मतलब है? भाई मैंने किसी को लोन दिया था, हाँ जी दिया था, याद रखना है आपको, आपने लोन दिया था। तो जब आपने लोन दिया था तो वो आपने इन्वेस्टमेंट किया था, राइट? आपने इन्वेस्टमेंट किया था, अब वो वापस आ गया पैसा, उसने मुझे वो पैसा वापस भेज दिया, तो वो मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पैसा है, रिसीव हुआ है, इनफ्लो है, ऐड होगा। रिसीव्ड फ्रॉम इनकम ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो हमने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, राइट? हम बिजनेस में कुछ बाहर भी तो इन्वेस्टमेंट करते हैं, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं। तो जो भी हमने नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है, उससे जो भी इनकम रिसीव होती है, भाई उसमें इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है मुझे, डिविडेंड रिसीव हो रहा है मुझे, तो जो भी पैसा मुझे मेरी इन्वेस्टमेंट यानी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट पर रिसीव हो रहा है, वो भी मेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, ऐड हो जाएगा। रेंट अगर मेरा रिसीव हो गया कोई ऐसी प्रॉपर्टी से जो कि मैंने अपने बिजनेस के इन्वेस्टमेंट के पर्पज से ली थी, उसको मैंने रेंट पे चढ़ा दिया, बिजनेस का ही पैसा से ली हुई है, तो वो भी मेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का, क्योंकि इन्वेस्टमेंट है। शेयर्स अगर मैंने ले रखे हैं, उस पर डिविडेंड अगर मुझे मिल रहा है, तो वो भी मेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। इन्वेस्टमेंट होती है शेयर्स को खरीदना, शेयर्स बेचने की बात नहीं हो रही है, शेयर्स खरीदने की बात हो रही है। किसी और कंपनी के शेयर्स मैंने खरीद लिए तो मेरी इन्वेस्टमेंट है, तो उस पर जो भी मुझे डिविडेंड मिलेगा, या अगर मैंने किसी के डिबेंचर्स को खरीदा हुआ है, डिबेंचर्स लिए हुए हैं, तो उस पर जो भी मेरे पास इंटरेस्ट आ रहा है, वो भी मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, वो मेरा इन्वेस्टमेंट है ना भाई, मेरा बिजनेस छोड़ना है, वो इन्वेस्टमेंट है, तो उस पर जो भी कमाई हो रही है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी। फिर इसके बाद सेल्स की बात करते हैं। अगर आपने कोई लॉन्ग टर्म एसेट्स को बेच दिया है, या कोई इन्वेस्टमेंट है, जो कि कौन सी इन्वेस्टमेंट है? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, अगर आपने उसको बेच दिया तो उससे जो भी पैसा आया, वो भी मेरा यहाँ पर आ जाएगा। इसके अलावा लोन्स एंड एडवांसेस गिवन, अगर मैंने किसी को लोन दे दिया भाई, एडवांस दे दिया, तो कोई बात नहीं, इन्वेस्टमेंट ही तो किया, तो वो भी मेरा यहाँ पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेगा। तो चलिए, ये तो होगी बात इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के कुछ आइटम्स की। अब जरा यहाँ पर देखते हैं बेटा, अब क्या होता है यहाँ पर जब हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को कैलकुलेट करते हैं ना, तो थोड़ा सा एक दिक्कत हमें पता क्या आता है। आपको नॉर्मली आप क्वेश्चंस में देखोगे तो कुछ एसेट्स के बारे में बता देगा, उस एसेट्स का ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा होगा कहीं ना कहीं बैलेंस शीट में, और बता देगा कि भाई ये फलाना फलाना एसेट लिया था, उसको इतने प्रॉफिट पे या इतने लॉस पर बेच दिया, तो भाई बेच दिया, खरीद लिया, ये सब काम कर दिया, तो उसकी वजह से ना थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाती है। और ऐसा कोई भी केस फिक्स्ड एसेट्स को रिलेटेड आ गया, किसका? इन्वेस्टमेंट या फिर फिक्स्ड एसेट्स, दो चीजें याद रखनी है, इन्वेस्टमेंट्स या फिर फिक्स्ड एसेट। अगर कोई भी केस इन्वेस्टमेंट और फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड आ गया, जहां पर उसको खरीदने बेचने या फिर उसके प्रॉफिट लॉस की बात कर रहा है, तो भाई अकाउंट बनाना पड़ेगा। हाँ जी, अकाउंट बनाना पड़ेगा, एसेट का या फिर इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनेगा। ऐसे ही बनते हैं दोनों अकाउंट। तो एसेट अकाउंट का एग्जांपल ले लेते हैं। देखो सबसे पहले, क्योंकि एक एसेट है तो उसका ओपनिंग बैलेंस होगा, तो यहाँ पर मेरा ओपनिंग बैलेंस आ गया, और उसका एक क्लोजिंग बैलेंस है। ये बैलेंसेस तो आपको आपकी बैलेंस शीट के में अंदर दे रखे होंगे, जो कि क्वेश्चन के अंदर प्रोवाइडेड है। तो यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस तो मुझे मिल गए। अब यहाँ पर क्या होगा, कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग होगी। तो मैं यहाँ पर इस अकाउंट को उस मिसिंग इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट करने के लिए बना रहा हूँ। जरा आइटम्स देख लेते हैं कि कितने आइटम्स हैं जो कि मुझे यहाँ से मिल जाएंगे, और वो सारे के सारे कहाँ पर यूज होने हैं उनको एक बार समझ लेते हैं। ये टॉपिक भी बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है, तो आज जरा इस कंफ्यूजन को भी दूर कर लेते हैं। देखो सबसे पहले जब मैं एसेट को परचेज करता हूं, यानी मेरा जब एसेट बढ़ेगा तो वो डेबिट साइड पर आएगा, राइट? तो बैंक अकाउंट आया किस वजह से? क्योंकि मैंने शायद किसी एसेट को खरीदा है, तो एसेट का परचेजेस मेरा यहां पर आ जाएगा। अगर मुझे एसेट्स को बेचने पे कुछ प्रॉफिट हुआ होगा तो वो भी मेरे यहां पर डेबिट साइड में दिखाई देगा, जो कि एक्चुअल में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में मैं प्रॉफिट के रूप में दिखा दूंगा बाद में, राइट? तो ये भी मेरा यहां पर आएगा। जबकि क्रेडिट साइड पर अगर मैं बात करूं तो सेल्स,
मैंने कुछ एसेट को बेच दिया, मेरा एसेट कम हुआ तो क्रेडिट होता है, तो यहाँ पर मेरी सेल्स हुई, और उसको सेल करने से अगर लॉस होता है तो वो भी मेरा क्रेडिट साइड पर, प्रॉफिट डेबिट साइड पर, लॉस क्रेडिट साइड पर आता है। बस बेटा इतनी सी बातें करनी है, और साथ में यहाँ पर आ जाएगा हमारा डेप्रीसिएशन। अब होगा क्या इस अकाउंट में, इस सारी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन नहीं बताएगा, आपको मान लेते हैं क्वेश्चन है ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस तो नो डाउट देने ही देने हैं, आपको परचेजेस बता दी, आपको प्रॉफिट बता दिया, आपको सेल्स भी बता दी, आपको लॉस भी बता दिया, फिर भी यहां पर आपका बैलेंस बच सकता है, इस तरफ आपका बैलेंस बच सकता है। अगर ये बैलेंस इस तरफ बच रहा है तो वो क्या होगा बेटा, डेप्रीसिएशन होगा। एक केस मान लो डेप्रीसिएशन भी बता दिया, मान लो सेल्स भी बता दिया, मान लो परचेजेस भी बता दिया, और कुछ नहीं बताया, और एक बैलेंस यहां पर बच गया, यहां पर एक बैलेंस बच गया। जब हम इसकी बैलेंसिंग करेंगे, सारी आइटम्स जो गिवन है वो डाल देंगे इस अकाउंट में, जब बैलेंसिंग करेंगे तो मेरा बैलेंस यहां बच गया, और ये जो बैलेंस बचा ये क्या होगा बेटा, लॉस ऑन सेल। तो बस आपको ये आइटम्स याद रखने हैं कि कौन कौन से आइटम्स आएंगे। अब ये जितने भी आइटम्स हैं इनकी प्लेसमेंट कहीं ना कहीं होनी है बेटा, तो चलो देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर इसकी प्लेसमेंट होनी है। चलो इसको लिख लेते हैं। देखो जब मैं बात करता हूं परचेज ऑफ एसेट्स की, परचेज ऑफ एसेट्स, राइट, तो परचेज ऑफ एसेट्स का मतलब मैं इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा हूं अपनी, तो ये कहाँ चला जाएगा बेटा, ये मेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में चला जाएगा। ठीक है, तो परचेज ऑफ एसेट्स मेरा कहाँ जाने वाला है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाने वाला है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं सेल्स ऑफ एसेट्स, तो ये भी मेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाने वाला है। तो ये दोनों इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, इससे क्या हो रहा है, मेरी इन्वेस्टमेंट या तो बढ़ रही है या कम हो रही है, राइट। अगर मैं परचेज कर रहा हूं तो मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, सेल कर रहा हूं तो इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है। ये बात समझ में आ गई। इसके अलावा यहां पर ये लॉस है बेटा, ये लॉस कहां पर जाने वाला है, याद करो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, राइट। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो भी लॉसेस हमने लिए थे उसको हम लोगों को एडजस्ट करना था, तो ये जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। इसी तरह से प्रॉफिट भी जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, जो कि इनकम के रूप में गया था। नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी की इनकम याद है जो एडजस्टमेंट किया था अभी थोड़ी देर पहले, तो ये वहां चला जाएगा। और ये जो डेप्रीसिएशन है, ये डेप्रीसिएशन भी क्या है, नॉन कैश एक्सपेंस है, इसलिए ये चला जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। तो अब आपके इस एसेट अकाउंट को बनाने से आपको कुछ 5 आइटमें मिल गई, जिसमें डेप्रीसिएशन जो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाता है, सेल्स ऑफ एसेट्स इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस यानी जो कि प्रॉफिट ऑन सेल्स होगा, यहाँ पर लॉस की बात हुई थी, यहाँ प्रॉफिट है तो वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा, और अगर परचेजेस की है तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगी बेटा। ठीक है, तो इस अकाउंट में से सेल और परचेज सिर्फ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाने वाली है, बाकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाने वाली है। अब आपको ये कंफ्यूजन नहीं होगा। ये तो हो गई वो बात जब हमारे पास प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं है, तो हमारा कुछ इसी तरह से एसेट अकाउंट बनने वाला है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का एक अकाउंट दे देता है, जिसको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बोल देते हैं, राइट। तो इस तरह का अगर कोई अकाउंट आ जाएगा तो भाई फिर हमारी जो प्रिपरेशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। फिर क्या होगा, देखो जरा, अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट गिवन है बैलेंस शीट में, तो फिर भी हमारे 2 अकाउंट बनेंगे, एसेट अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। सिर्फ फर्क क्या है इसमें, यहां पर देखो वही सारी आइटम्स है। यहां पर अगर मैं आपको आइटम्स गिनवाऊं तो यहां पर क्या है, यहां पर देखिए, तो ये पहला क्या है, बैंक अकाउंट सेल ऑफ एसेट्स, ये आपको मालूम है कि कहां जाना है, जैसे पहले वाले एसेट अकाउंट में देखा था बिल्कुल वैसा ही है। दूसरा है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि लॉस है, ये भी बिल्कुल वैसे ही एसेट अकाउंट में था। यहां पर आ गया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, अभी आते हैं इसके ऊपर, जरा इधर देख लेते हैं पहले। यहां पर आ गया बैलेंस के बाद परचेज ऑफ एसेट्स, पिछले वाले अकाउंट में भी था, सेल्स के अंदर जो भी प्रॉफिट हुआ वो भी। यहां तक तो हमारी बातें सारी हुई, सिर्फ एक नई चीज क्या आई है इसमें, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। लेकिन हट क्या गया, डेप्रिसिएशन यहां से चला गया। तो बेटा देखो, जब भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा तो डेप्रिसिएशन हमारा इसमें दिखाई दे रहा होगा, यहां आ गया। ठीक है, बात वही है, इसको वहीं पर प्लेस करना है जहां पर आप लोग कर रहे थे। तो डेप्रिसिएशन अब मेरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में आएगा, और यहां पर ये देखो, ये वो आइटम है जो कि हमने सेल करते समय इस प्रोविजन को यहां से हटाया था और कहां भेज दिया था, एसेट अकाउंट में। तो इन दोनों की प्लेसमेंट यहीं तक लिमिट है, इसको कैश फ्लो में नहीं लेकर के जाना। यानी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में ये जो एसेट अकाउंट लिखा है वो मेरा इस एसेट अकाउंट को रेफर कर रहा है, यहां आ गया। और ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जो लिखा है वो मेरा यहां से आ रहा है, राइट।
तो बस ये यहाँ पर आ रहा है, खत्म हो गया बात। ये दोनों यहीं पर रहेंगे, ये दोनों कहीं नहीं जाने वाले, बस कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर इनको नहीं इंक्लूड करेंगे। तो बाकी आपको ये सारा बात समझ में आ गया होगा। तो बस ये था बेटा हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अगला है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, बहुत ही सिंपल सा है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी को जल्दी जल्दी से समझ लेते हैं। देखिए बेटा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या होता है, जब जब हम लोग पैसों का जुगाड़ करते हैं तो प्रोसीड्स होती हैं। पैसा आने का मतलब होता है प्रोसीड्स, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स। मैंने शेयर्स को इशू किया, उससे मेरे पास पैसा आया, तो दैट इज कॉल्ड प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स। तो मेरे पास पैसा आ रहा है यानी इनफ्लो है, मेरा ऐड होगा, जिसमें हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को भी इंक्लूड करते हैं। हाँ जी, वो शेयर्स के साथ ही आता है, ठीक है, तो उसको इंक्लूड कर देंगे। प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिवेंचर्स, हमने शेयर्स इशू किए जैसे वैसे डिवेंचर्स भी इशू करेंगे, तो डिवेंचर्स में जितना पैसा आएगा वो भी ऐड हो जाएगा। इसमें बातों का ध्यान रखना कि अगर कोई इंक्लूडिंग हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है तो वो ऐड हो जाएगा, लेकिन अगर कोई डिस्काउंट दिया हुआ है आपने तो वो लेस जरूर कर देना, राइट। तो ये बात हो गई। इसके बाद आता है बेटा लॉन्ग टर्म लोन्स रेज्ड या फिर शॉर्ट टर्म लोन रेज्ड, यानी किसी भी तरह का अगर आपने लोन लिया हुआ है, राइट, तो वो हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, उससे पैसा आ रहा है यानी ऐड हो जाएगा, ठीक है। लेस क्या क्या होगा, लेस वो सारी आइटमें होंगी जो कि उस पैसे को लाने की वजह से खर्चे करने पड़ रहे हैं, ठीक है, वो सारी चीजें लेस हो जाएंगी या फिर उनका रीपेमेंट करना पड़ रहा है। तो देखते हैं रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। भाई प्रेफरेंस शेयर्स को कभी कभी हम लोग रिडेम्पशन करना पड़ता है, यानी उनको वापस पैसा दे करके प्रेफरेंस शेयर्स को वापस लाना पड़ता है। तो यहाँ पर पैसा जा रहा है तो इसलिए लेस हो जाएगा। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, डिवेंचर्स का भी पैसा एक टाइम के बाद वापस जाना ही है, तो वो रिडम्पशन जब होगा तो वो पैसा जाएगा, तो ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का ही पार्ट है। बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, कभी कभी हम लोग अपनी इक्विटी शेयर्स को वापस खरीद लेते हैं, खुद ओनरशिप ले लेते हैं, तो उसमें पैसा जाता है। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, जब रिडेम्पशन पर हम लोग प्रीमियम देते हैं, नॉर्मली ये कहाँ पर होता है, हमारे डिवेंचर्स में आपने देखा है। तो डिवेंचर्स में जब हम लोग प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन पे करते हैं तो वो हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो है, पैसा जा रहा है, प्रीमियम हम लोग दे रहे हैं, राइट। रीपेमेंट ऑफ लोन, लोन का पैसा वापस करना अच्छी बात है लेकिन पैसा तो जा रहा है, राइट। इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स, इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग्स, तो ये सब जो भी हमने उधार लिए हुए हैं, डिवेंचर्स लिए हुए, उनका इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ेगा, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। इंटरिम डिविडेंड पेड हो गया, प्रपोज डिविडेंड पेड हो गया, किसी भी तरह का डिविडेंड अगर आप पे कर रहे हैं तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो वो यहाँ से लेस हो जाएगा। और शेयर इशू एक्सपेंसेस पेड, यहाँ पर भी अगर आपने शेयर्स को इशू करते समय कुछ खर्चा किया है, कुछ एक्सपेंस किया है और वो एक्सपेंस अगर पे कर दिया है तो वो हमारा यहाँ पर लेस हो जाएगा बेटा। तो ये थी हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। अब कंफ्यूजन कई बच्चों को पता क्या होता है कि सर ये जो आ रहे हैं ना, ये जो जैसे कि मान के चलते हैं कि ये डिविडेंड पेड आ गया, जैसे इंटरिम डिविडेंड पेड हो गया, प्रपोज डिविडेंड पेड, तो सर ये तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के वर्किंग नोट में भी डाला था। हाँ जी डाला था, ये दो जगह जाता है बेटा, ये दो जगह जाता है, ठीक है। एक तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाता है लेस होने के लिए, और वहां पर क्या होता है, ऐड होता है हमारे वर्किंग नोट के अंदर, ठीक है। तो ये याद रखना है हमें, जो भी हमारे एप्रोप्रिएशंस हैं, जो हमारे ऑनर्स को पैसा जा रहा है, ये देखो ना इंटरिम डिविडेंड और प्रपोज डिविडेंड किसको जा रहा है, शेयर होल्डर्स को जा रहा है। तो शेयर होल्डर्स को जो पैसा जा रहा है वो वहां से हमारे उस प्रॉफिट को भी एडजस्ट करना है और यहाँ पर भी डील करके आना है। ये दोनों चीजें देखनी है। अभी हम लोग थोड़ी देर में क्वेश्चन के टाइम पर इसको और डिटेल में समझ लेंगे। तो चलिए यहाँ पर ये हम लोगों ने खत्म कर लिया बेटा, ये सारा थ्योरेटिकल बातें कर ली कि कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं, उनमें क्या क्या आइटम्स होती हैं। अब इन सबको समझने के लिए हम एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं अपनी बुक का। तो चलिए हम लोग अपनी बुक को ओपन कर लेते हैं। मैं एक काम करता हूं, मैं अपने साथ साथ इस बुक को रखूंगा बेटा, ये जो हमारी टी.एस. ग्रेवाल की बुक है, इसी में से एक क्वेश्चन लेंगे हम लोग और इस क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलो देखते हैं क्या है, और आपकी सुविधा के लिए मैं उस क्वेश्चन को यहाँ बोर्ड पर भी अभी डिस्प्ले कर देता हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लेते हैं।